क्या बोला है, 5 चार्जेस Q plus 5Q minus 2Q plus 3Q and minus 4Q are situated as shown in the figure. The electric flux due to this configuration through the surface S would be. ठीक है, दिख तो रहा है ना, हो सकता है मैं इमेज चेंज करना भूल गया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दिख रहा है हमको। अंदर कौन कौन से चार्जेस है, 5Q माइनस 2Q Q, और बाहर कौन कौन से चार्जेस है, माइनस 4Q एंड प्लस 3Q। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के लिए मुझे निकालना पड़ेगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड मेरे पास कितना है, 5 plus 1 would be 6, 6 minus 2Q would be 4Q, that is 4Q divided by epsilon naught, which is our option number 2. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, an electric field E, variable electric field है 2x I cap Newton per coulomb exist in space. A cube of side 2 meter is placed in the space as per the given figure. The electric flux through the cube would be. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा क्यूब से, मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी। अब बात को जरा गौर से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अब अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, लेट्स से ये जो सरफेस है इसको मैंने बोला सरफेस नंबर 1, तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो इस क्यूब के लिए फ्लक्स इनसाइड होगा, मतलब कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है वो होगा। तो क्या मैं फ्लक्स इनसाइड निकाल सकता हूं क्या, मतलब कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है, तो वो कितना होगा, E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी दे रखी है, 2x I कैप, x की वैल्यू कितनी है 2, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 4 न्यूटन पर कुलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास 4 न्यूटन, एरिया मुझे क्यूब दे रखा है तो कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स इनसाइड कितना हो जाएगा 16, और यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब। ये हुआ कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है। अब जो फ्लक्स बाहर जाएगा वो इस सरफेस से जाएगा, लेट्स से इसको मैंने बोला सरफेस 2, तो इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है 2x I कैप, यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2 विच इज 4, तो 4 न्यूटन पर कुलम्ब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मुझे निकालना है कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 और एरिया कितना है अगेन 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 थोड़ी होगी, 2x है ना, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 8, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 8, ये 2x है ना, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगी 8 न्यूटन पर कुलम्ब। तो 8 इंटू एरिया कितना है 4, इट इज इक्वल्स टू 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब। तो नेट फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब। मुझसे ये पूछा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्यूब इतना हो गया। हो सकता है आपसे सवाल में ये बात पूछ ले कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो क्या हम निकाल सकते हैं भैया चार्ज होगा तभी तो अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर निकलने वाला फ्लक्स अलग अलग है, अदरवाइज बाहर वाले चार्ज की वजह से तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 आएगा। अब नेट फ्लक्स 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की तरफ कोई ना कोई चार्ज है। तो मुझसे कोई ये बात पूछ ले कि अंदर कितना चार्ज है, तो इसको मैं इक्वेट करूंगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड आ जाएगा दिस इनटू एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है एट द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग of radius 10 centimeter and linear charge density 4 nanocoulomb per meter, the potential is x pi volt, the value of x is।
बेसिकली मेरे पास क्या है, एक हाफ रिंग है कुछ इस तरीके से, और इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन में है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी रेडियस कितनी गिवन में है, 10 सेंटीमीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा, वो मुझे गिवन में है कितनी, 4 नैनो कूलम्ब, विच इज 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर। और फिर क्या बात बोली है कि इसके सेंटर के ऊपर, लेट्स से दिस इज माय पोटेंशियल, सॉरी दिस इज माय ओरिजिन O, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो है V, तो V की वैल्यू कितनी होगी। अब बात समझो कि मैं ये बात जानता हूं कि सारा का सारा चार्ज मेरे पास कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R, तो KQ डिवाइडेड बाय R। अब Q को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू पाई आर, यस और नो, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ कितनी है पाई आर, दिस इज माई Q डिवाइडेड बाय R। इससे ये गया। अब वैल्यू सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ लैम्डा मुझे कितना दे रखा है, लैम्डा 4 नैनो कूलम्ब, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 10⁹ पाई मुझे पाई की टर्म में ही आंसर चाहिए, तो 10⁹ से ये गया तो ये आ जाएगा 36 पाई एंड वोल्ट। और मुझे सवाल के अंदर ये बात दे रखी है कि इट इज इक्वल्स टू x पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y-axis is 0, then the ratio of Q2/Q3 कितना होगा। ध्यान रखना एक टर्म का यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना कि क्या बोला है, along y-axis नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब बात को जरा गौर से समझिए कि यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है एक +Q2 चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है -Q3 चार्ज, और P पॉइंट के ऊपर y डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या कंडीशन मुझे रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले देखेंगे कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी कितनी और किस किस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहली बात, मुझे कुछ डायमेंशंस चाहिए होंगे। ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर विच इज 4 प्लस इसका स्क्वायर विच इज 16, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये 3 है, ये 4 है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं इट विल बी 5 सेंटीमीटर, यस और नो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, लेट्स से इसको मैंने बोला E1। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो क्या मेरे पास ये एंगल भी थीटा होगा, यस और नो। अब ये है -Q3, तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल रहा हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल जो होगा ये भी मेरे पास अल्फा होगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इसको मैंने बोला E2। अब E2 का ये कंपोनेंट कितना होगा, E2 cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट होगा E2 sin अल्फा। सिमिलरली E1 का ये कंपोनेंट होगा E1 cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1, सॉरी अल्फा क्यों, थीटा होगा ना, E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा। अब मुझे क्या चाहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E1 sin थीटा should be equals to E2 sin alpha. I hope this thing is clear to you. अब बात को जरा गौर से समझेंगे कि E1 होगा कितना। पॉइंट चार्ज की वजह से √20 सेंटीमीटर दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ2
डिवाइडेड बाय √20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बेसिकली हम सेंटीमीटर के अंदर ही रखेंगे, इस तरफ भी सेंटीमीटर के अंदर है तो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इनटू साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √20, इट शुड बी इक्वल्स टू E2। E2 मेरे पास कितना हो जाएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर 25 इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस विच इज 4/5। तो ये 4 से ये 4 गया, √20 को मैं क्या लिख सकता हूं, √5 इंटू 4, और 4 का 2 बाहर जाएगा तो इसको लिख सकता हूं 2√5। तो और किसी से कुछ जा रहा है क्या, वैसे तो कहीं से कुछ नहीं जा रहा, ये K से ये K गया, मुझे चाहिए Q2 बाई Q3, Q2 डिवाइडेड बाय Q3, तो ये कितना हो जाएगा 22 40 √5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, 5 1 एंड 5 8 तो 8/25 इंटू √5। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट चाहिए, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू √5, सॉरी 5 इंटू 5, और ये √5 से ये बन जाएगा √5, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 √5। और मुझे सवाल के अंदर ये बोल रखा है कि इट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 5 √x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a conducting wire, the ratio of charges of the two spheres respectively। ये उसी तरीके की बात हो गई जहां पे मैं दो कंडक्टर्स, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ टच करता हूं। अभी मैंने बताया था ना कि उसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ये डिपेंड करता है कि दोनों कंडक्टर्स का साइज क्या है। तो अगर मैं ये बात बोलता हूं, अच्छा मुझे दे रखिए एक की रेडियस है A और एक की रेडियस है B। लेट्स से जो फर्स्ट कंडक्टर है इसकी रेडियस है A, और लेट्स से जो सेकंड कंडक्टर है इसकी रेडियस है B, और इन दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। अब एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो मेरे पास चार्जेस का ट्रांसफर होगा, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इस केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करो 8-10 सवाल पहले या 5-6 सवाल पहले, एग्जैक्टली सारी चीजें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इसके ऊपर जो फाइनली चार्ज आएगा वो आएगा Q1, और इसके ऊपर जो फाइनली चार्ज आएगा वो आएगा Q2। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि Q1 इट शुड बी इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय A प्लस B इनटू, लेट्स से इनिशियली इनके ऊपर जो चार्ज था वो था Q1 और इसके ऊपर जो चार्ज था वो था Q2, तो Q1 प्लस Q2, और Q2 जो आएगा वो आएगा B डिवाइडेड बाय A प्लस B इनटू Q1 प्लस Q2। तो इससे ये गया, इससे ये गया, मुझे चाहिए द रेशियो ऑफ चार्जेस विच इज Q1 बाई Q2, तो ये कितना आ जाएगा A बाय B। अगर ऐसे नहीं सोचना तो कैसे सोचोगे, तो इस तरीके से सोच सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल हमारे पास फाइनली बराबर आएगा। पोटेंशियल बराबर आएगा तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि K Q1 बाय A इट शुड बी इक्वल्स टू K Q2 बाय B। यहां से ये गया तो Q1 बाय Q2 कितना हो जाएगा A बाय B। आप चाहो तो इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो, और इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इसका आंसर आ जाएगा A बाय B। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E passes through the surface of 4 meter square having unit vector in this direction, the electric flux for that surface would be। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखी है और एरिया वेक्टर मुझे दे रखा है, मैग्नीट्यूड ये रहा
और डायरेक्शन ये रहा, तो क्या मैं एरिया वेक्टर लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है 4 और डायरेक्शन कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √6। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √6। ये मेरे पास आया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मुझे दे रखा है कितना 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय √6। और मुझे निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर के साथ। अब इसका इसके साथ मुझे करना है डॉट प्रोडक्ट, तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पे है 8 × 2 विच इज 8 2 16 डिवाइडेड बाय, या फिर इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो अलग अलग ही करते हैं। 8 2 16 डिवाइडेड बाय √6, √6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6 प्लस 6 4 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 4 32 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा 32 42 एंड 6 वुड बी 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 6 1 6 8 तो 8 प्लस 4 वुड बी 12 और न्यूटन यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट मीटर। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 12। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P and S with charge Q on each repel each other with the force of 16 न्यूटन। चलिए सबसे पहले दो कंडक्टिंग स्फीयर्स बनाते हैं, फिर चीजों को सोचते हैं। मेरे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है कुछ इस तरीके से, और कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, और लेट्स से दिस इज माय P एंड दिस इज माय S। आइडेंटिकल है तो इसकी रेडियस R है, तो इसकी रेडियस भी मेरे पास R ही होगी। क्या बोला है रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। लेट्स से इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D, तो जो इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो मुझे दे रखा है कितना 16 न्यूटन। ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको रिपेल कर रहा होगा विद द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। फिर क्या बात बोली है a third identical uncharged conducting sphere is successively brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S would be। अब मैंने क्या किया कि एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लिया। क्या किया एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इसको सबसे पहले इसको छोड़ो यार। हाँ, तो हमने क्या किया एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, जैसे ही कांटेक्ट में लाए। अच्छा एक और बात, ये जो मेरे पास स्फीयर हमने थर्ड स्फीयर लिया ये भी मेरे पास आइडेंटिकल ही है, मतलब इसकी रेडियस भी हमारे पास इक्वल ही है, इसकी रेडियस भी हमारे पास R ही है। अब मैंने क्या किया इसको इसके साथ सबसे पहले कांटेक्ट में लाए, तो जैसे ही इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, लेट्स से इसके ऊपर चार्ज था इनिशियली Q। क्या मेरे पास दोनों के ऊपर चार्ज सेम था? बिल्कुल सेम था। तो इसके ऊपर भी चार्ज था Q। सबसे पहले इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, तो क्योंकि दोनों की रेडियस मेरे पास बराबर है, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होके इसके ऊपर आधा हो जाएगा और इसके ऊपर आधा हो जाएगा। कैसे हुआ आधा? हमने ये बात कही थी कि जो चार्ज होता है वो होता है रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों का रेडियस विच इज 2r इनटू टोटल चार्ज विच इज Q। अरे इसके पास Q है, इसके पास 0 है, तो इनका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q। तो इससे ये गया तो चार्ज कितना हो जाएगा Q/2 Q/2। इसकी रेडियस भी R, इसकी रेडियस भी R, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q/2। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास आइडेंटिकल कंडक्टर है तो जो भी टोटल चार्ज है उसका हाफ हो जाएगा ईच कंडक्टर के ऊपर। तो इसके ऊपर चार्ज हो गया Q/2, फाइनली इसके ऊपर चार्ज आया Q/2 और इसके ऊपर भी चार्ज आया Q/2।
फिर मैंने क्या बात बोली है कि R is successfully brought in contact with the two spheres, the new force of repulsion. अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, अब जो ये बचा इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो अब अगेन मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो आधा आधा हो जाएगा। लेकिन पिछले केस में इसके पास कोई चार्ज नहीं था, अब इसके पास भी चार्ज है, तो टोटल चार्ज मेरे पास Q नहीं, कितना होगा Q प्लस Q/2, और इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/4Q। अरे ये कितना हो जाएगा 3Q/2, इसका आधा करूंगा तो 3/4Q। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि फाइनली इसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा 3Q/4, और इसके पास जो चार्ज आएगा वो भी आएगा कितना 3Q/4। अब मैंने इसको वापस इसी डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछिए कि अब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे। अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो इनिशियल फोर्स मेरे पास कितना था कि Q² डिवाइडेड बाय इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस विच इज D²। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी थी कितना 16 न्यूटन। अगर मैं फाइनल फोर्स की बात करूं तो फाइनली के Q/2 और वो कितना है 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो मेरे पास सेम ही है, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 इंटू Q²/D², और Q²/D² की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो जो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो होगा 3 2 जा 6 न्यूटन। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो ओवरऑल सवाल क्या था, इनिशियली दो स्फेयर्स थे, फिर तीसरा स्फेयर जो कि न्यूट्रल था, इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, फिर इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए क्योंकि रेडियस सेम है तो चार्ज आधे आधे हो गए, फिर इसके पास चार्ज आ गया Q/2, फिर इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो अगेन जो टोटल चार्ज है वो आधा आधा हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना था Q/2 प्लस Q विच इज 3Q/2, आधा करूंगा तो 3Q/4 हो जाएगा, तो इसके पास 3Q/4 और इसके पास 3Q/4, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो मैंने निकाल लिया, कितना आएगा 6 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो मुझे ये बात पता है कि अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है कुछ इस तरीके से, लेट्स से इसके ऊपर चार्ज है Q और इसकी रेडियस है R, तो इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ डिवाइडेड बाय R²। लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए सिग्मा के टर्म्स में, तो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं सिग्मा इंटू एरिया, तो K इंटू सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाय R², तो R² से R² गया, और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में चाहिए तो K को मैं लिख सकता हूं 4πε0, तो ये 4π से ये 4π गया, तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, 3 infinitely long charged thin sheets are placed as shown in figure। सबसे पहली बात, शीट्स कैसी है, थिन शीट्स है। थिन शीट्स का मतलब आप इसको एज अ नॉन कंडक्टिंग शीट्स भी अज्यूम कर सकते हो कि चार्ज मेरे पास दोनों तरफ फैला हुआ नहीं है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक लेयर के अंदर फैला हुआ है। फिर क्या बात बोली है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज दिस, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। अब मेरे पास 3 शीट्स है, एक माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा, और ये मेरे पास P पॉइंट है, तो P पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये जो शीट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर आपको बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को पकड़ के चलना पड़ेगा।
थिन बोला है, इसका मतलब आप उसको बिल्कुल एक लेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको एज अ नॉन कंडक्टिंग शीट भी अज्यूम कर सकते हो। थिक शीट बोला है तो चार्ज दोनों तरफ मेरे पास मौजूद है, तो आप उसको एज अ कंडक्टिंग शीट अज्यूम कर सकते हो। यस और नो? कंडक्टिंग बोला है, नॉन कंडक्टिंग बोला है, इंसुलेटिंग बोला है, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको पकड़ के आपको चलना पड़ेगा और उसी हिसाब से फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास थिन शीट से मतलब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव है तो टुवर्ड्स दी शीट होगी और कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से अगेन नेगेटिव शीट है तो इसी डायरेक्शन में होगी, तो कितनी होगी? 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से क्योंकि पॉजिटिव है तो अगेन इसी डायरेक्शन में होगी, तो ये कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल मैं ये बात बोल सकता हूं कि P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 + 1 वुड बी 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और मुझे सवाल के अंदर ये बात बोल रखी है, इट इज इक्वल्स टू x सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। ऑप्शंस क्या है? टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग द डर्ट फ्रॉम ग्राउंड, टू अलर्ट अदर व्हीकल्स, इट इज अ कस्टम, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। सही बात है, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या होता है कि जब भी व्हीकल ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है ग्राउंड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो, और अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, मतलब स्पार्क से जो चीज़ जल जाती है उनको इन्फ्लेमेबल बोलते हैं, तो अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल है तो अगर उसके अंदर स्पार्क लग गया तो क्या होगा कि स्पार्क लग गया तो फट सकता है। तो इसीलिए एक चेन लटकाई जाती है ताकि अगर किसी वजह से, किसी कारणवश अगर उसके ऊपर, उस सब्सटेंस के ऊपर, उस पूरे ट्रक के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आता है तो वो ग्राउंडिंग के थ्रू, चेन से क्या होता है कि जो सारा चार्ज होता है, चेन कंडक्टिंग चेन होती है, सारा चार्ज ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो इसीलिए एक चेन लटकाई जाती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -Q + Q, और P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में है वो कितनी है? E। यस और नो? चलिए आगे क्या बात बोली है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी, मतलब R पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी। अब एक बात जरा गौर से देखो कि मुझे -Q और +Q चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बात नहीं गिवन में है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको एज अ शॉर्ट डाइपोल अज्यूम करके चलोगे। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर से सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का डिस्टेंस गिवन में है, और अगर ये बात गिवन में है तो मुझे ये बात पता है कि P पॉइंट जो है ये एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2kp डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? r3। यस और नो? और ये जो r पॉइंट है ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? kp डिवाइडेड बाय r3, लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस है वो r नहीं 2r है, तो ये आ जाएगा 2r का क्यूब विच इज 8r3। अगर मैं यहां से kp डिवाइडेड बाय r3 की वैल्यू लिखूं तो वो हो जाएगी e/2, तो ये हो जाएगी e/8 × 2, इट विल बी इक्वल्स टू e/16। तो और मुझे बोला है कि इट इज इक्वल्स टू e/x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं, उसका और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हमसे पूछा है। चलिए, सबसे पहली बात पूछा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इससे ये गया, वैल्यूज पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। फर्स्ट लेट्स से मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन को, और जो सेकंड है वो हमारे पास है प्रोटॉन। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो नीचे आएगा तो ये कितना आएगा, 10⁻+19 इंटू Q2, तो पॉजिटिव आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 10⁻19 डिवाइडेड बाय G 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻11। फर्स्ट मैंने माना है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻31 हो जाएगा। फिर है M2 प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ऊपर जाएगा तो 10⁻27 हो जाएगा। अब किसी से कुछ जा रहा है क्या, ये 4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है। चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये 19 और 19 मेरे पास कितना हो गया, 38, तो 31 तो ये गया, और यहाँ से 7 अगर हम उड़ा दे, यस और नो, तो 38 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10⁻2, और ये 19 और ये 19 यहाँ से उड़ गया। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर हमारे पास निकल के आता है। नाइन इंटू 1.6 इंटू 1.6, एंड ऊपर और कुछ तो नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, तो ये आ गया 0.227, तो 0.227। फिर अब पावर को देखते हैं, 27 और 11 कितना हो गया, 28, 38 और 2 कितना हो गया, 40 इंटू 10⁻40। और अगर मुझे ऑर्डर पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 2.27 इंटू 10⁻39। जब भी ऑर्डर पूछे तो 1, ये जो नंबर है आगे वाला, ये 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻39। So the correct answer of this question would be option number 1. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ चार्ज Q is placed at the center of the surface of a cube. The flux linked with the cube would be. एक क्यूब की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना, बेसिकली इस तरीके से मेरे पास एक क्यूब है और एक चार्ज ऐसे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे समझो, कैसे समझोगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली सरफेस ये है, तो आधा सरफेस बेसिकली आधा चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, आधा चार्ज इस तरफ आ रहा है। इस तरीके से मेरे पास चार्ज रखा हुआ है। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब मुझे ये बात पता है, फ्लक्स निकालने के लिए क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। और मुझे ये बात बोल रखी है कि इसका टोटल चार्ज Q है, तो इसका आधा हिस्सा ही अंदर की तरफ होगा, तो Q इनसाइड मेरे पास कितना हो जाएगा, Q/2। और अगर ये हो जाएगा तो मेरे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,
क्या बोला है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सेंटीमीटर इनवर्स। सॉरी अरे यार ये टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं, मैं क्या करूं। ये है कूलम्ब पर मीटर, सी जो है ये कैपिटल आना चाहिए, कूलम्ब मीटर इनवर्स। फिर क्या बात बोली है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ having axis along the length of the wire। ठीक है, ठीक है। The graph that correctly represents the variation of kinetic energy of electron as a function of radius of circular path from the wire would be। बेसिकली सिचुएशन क्या है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे गिवन में है। एक इनफाइनाइट वायर है, इसके ऊपर थ्रू आउट द वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मुझे गिवन में है कितनी, लैम्डा। अब क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि काइनेटिक एनर्जी और जिस रेडियस के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है इसके बीच में रिलेशन क्या होगा। अब बात समझो कि इनफाइनाइट वायर है और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ये होता तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, and this force it should be equals to Q into E, और ये जो फोर्स होगा यही मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि Q into E it is equals to mv square by r, और E मेरे पास इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होगा, 2k लैम्डा बाई r, यस और नो। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वैसे फॉर्मूला होता है k लैम्डा बाई r, जनरल फॉर्मूला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब इनफाइनाइट वायर के केस में थीटा 1 भी 90 डिग्री, थीटा 2 भी 90 डिग्री, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इनफाइनाइट वायर के केस में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 2k लैम्डा बाई r, और पैरेलल डायरेक्शन में क्या होता है, k लैम्डा बाई r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और क्योंकि दोनों ही केसेस में मेरे पास थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, तो पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही मतलब है, क्यों, क्योंकि हम रेडियल डायरेक्शन में फोर्स देखना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। इससे ये गया तो mv स्क्वायर की वैल्यू अगर ये आई तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आएगी, 1/2 mv स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2q k लैम्डा, यस और नो। तो इससे ये गया तो k लैम्डा q वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। और आप ये बात देख सकते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये r के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं r चेंज भी करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास सेम ही रहेगी अगर लैम्डा और q सेम है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन XY प्लेन। चलिए सबसे पहले XY प्लेन बनाते हैं और चीजों को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय z एक्सिस, और इसके अंदर हमारे पास एक प्लेन है कुछ इस तरीके से, और ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब प्लेन शीट है जो XY प्लेन के अंदर है। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब
अब ये बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में भी फैला हुआ होगा, नीचे भी होगा और इस तरफ भी होगा। बस मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको चीजों को एनालाइज करवाया है। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मुझे गिवन में है सिग्मा एस। फिर क्या बात बोली है, अनदर infinitely long line charge having uniform linear charge density lambda c is placed at z is equals to 4 meter plane and parallel to the y axis। क्या बात बोली है कि एक लाइन चार्ज भी मेरे पास मौजूद है जो कि पैरेलल है y एक्सिस से, और कहां पे है, z इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,0,4। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक प्लेन शीट तो ये हो गई, और इसके सामने इस बोर्ड से 4 मीटर दूर जाके मेरे पास एक लाइन चार्ज है कुछ इस तरीके से, और इस लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे गिवन में है कितनी, लैम्डा सी। इसके ऊपर भी मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा सी। आगे क्या बात बोली है, if the magnitude values, that is magnitude of sigma s is equals to 2 times magnitude of lambda c, then at point 0,0,2 the ratio of magnitude of electric field values due to sheet charge to that of line charge would be। बेसिकली क्या सवाल पूछा है कि यहाँ पे अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं 0,0,2 के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। ऐसे समझ सकते हो कि ये पूरी शीट है, यहाँ पे मेरे पास z इज इक्वल टू 4 मीटर पे एक इनफाइनाइट वायर है, बीच में कहीं पे मेरे पास z इज इक्वल टू 2 मीटर का पॉइंट है। तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों का रेशियो मुझे बताना है इस पॉइंट के ऊपर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब मुझे सवाल के अंदर ये बात नहीं दे रखी है कि शीट कैसी है। जब भी आपको नहीं दे रखा हो तो आप कैसी शीट मानोगे, नॉन कंडक्टिंग शीट मानोगे। तो नॉन कंडक्टिंग शीट अगर आप मानोगे तो मेरे पास मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। शीट की वजह से कितनी होगी, सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और r बोले तो इस वायर से इसका डिस्टेंस ये 4 ये 2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये 2 से ये 2 गया। मैं ये बात जानता हूं सिग्मा s की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स लैम्डा c है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स लैम्डा c डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, k को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा c। लैम्डा c से लैम्डा c गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, और ये 2 से ये 2 गया। तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आया वो आया 4 पाई। और मुझे सवाल के अंदर ये बातें रखी है, द रेशियो इज पाई रूट n इज टू 1। तो अगर मैं इसको किसी का रूट लिखूं तो वो रूट किसका होगा, 16 का रूट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई रूट 16 डिवाइडेड बाय 1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल provides a uniform electric field of 2 × 10 to the power 4 Newton per Coulomb normally. A charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stayed at a distance of 10 centimeter from the wall, then the charge on the particle will be। Basically situation क्या है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट वॉल है, इनफाइनाइट तो नहीं, ऐसे कहो कि एक वॉल है। अब ये कुछ इस तरीके से है
कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है परपेंडिकुलर टू दी वॉल, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे गिवन में है कितनी, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म है, मैं डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए आपको यहां पे सारी लाइंस नहीं दिखा रहा हूं। फिर क्या बात बोली है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रिमेन स्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से मैंने क्या किया, एक थ्रेड से एक चार्ज पार्टिकल को लटकाया, और जब चार्ज पार्टिकल यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है तो ये इसी पोजीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसकी लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और इसका मास मुझे दे रखा है कितना, 2 ग्राम आई थिंक, यस। इसका जो मास मुझे गिवन में है वो है 2 ग्राम। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है, चार्ज ऑन दी पार्टिकल कितना होगा, इस पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होगा। अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स 0 होगा। मुझे ये बात पता है कि इस डायरेक्शन में एक टी लग रहा है, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो इस डायरेक्शन में लगेगा टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा टी कॉस थीटा। यस और नो? तो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर और इस डायरेक्शन में लगेगा टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा Q × E। अब अगर मैं थीटा देखूं तो थीटा मेरे पास कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 10/20 विच इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 आया, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं, मैं ये बात बोल सकता हूं कि टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, और टी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी Q × E के बराबर। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी mg डिवाइडेड बाय QE। मुझे निकालना है Q, तो Q हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय E × tan 60 डिग्री। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। मास कितना है, 2 ग्राम है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ किलोग्राम। जी मुझे बोला है 10 लेने को, तो जी की वैल्यू हो गई 10, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻⁴ इंटू 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3, तो इट विल बी √3। तो मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, माइक्रो कूलम्ब की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। तो इससे ये गया, ये इससे ये 10 गया, तो ये आ जाएगा 1/√3 माइक्रो कूलम्ब। 10⁻⁻6 है, तो 1 यहाँ पे 10⁻³ आएगा, तो 1/√3 × 10⁻⁻6, तो 1/√3 माइक्रो कूलम्ब। और मुझे बोला है 1/√x माइक्रो कूलम्ब है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, C1 and C2 are two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q respectively as shown in figure. The ratio of electric flux passing through C1 and C2 would be. बेसिकली अंदर वाला कौन सा है, C1। मेरे पास दो क्यूब्स हैं, अंदर वाला क्यूब है C1, बाहर वाला क्यूब है C2। C1 के अंदर जो चार्ज है वो है 2q, और C1 के बाहर और C2 के अंदर जो चार्ज है वो है 3q। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि C1 से पास होने वाला फ्लक्स और C2 से पास होने वाले फ्लक्स, इसका रेशियो कितना होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं C1 की बात करूं तो इससे पास होने वाले फ्लक्स को मैंने बोला φ1, तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि C1 के अंदर, C1 जो क्यूब है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। 3q तो C1 के बाहर है, तो ये तो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2q आएगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं, इट विल बी इक्वल्स टू 2q डिवाइडेड बाय ε0।
अगर मैं C2 की बात करता हूं, इससे पास होने वाला फ्लक्स है phi2। तो अब अगर आपको ये बात नजर आ रही है कि 2Q से जो फ्लक्स निकल रहा है वो C1 से तो पास हो ही रहा है, साथ साथ में ये C2 से भी बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि C2 के अंदर भी ये 2Q चार्ज आ रहा है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि C2 के अंदर जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा 3Q प्लस 2Q। तो इसके अंदर इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा 5Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो phi1 डिवाइडेड बाई phi2 जब मैं करूंगा तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:5, विच इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। और दूसरा है Q2। इन दोनों को मैंने r डिस्टेंस अपार्ट रखा और इनके बीच में जो फोर्स लगा वो लगा मेरे पास F। रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मुझे कोई साइन नहीं दे रखा है, तो Q1 Q2 के बेसिस पे मैंने इसको रिपल्सिव साइन ले लिया। आगे क्या बात बोली है? फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल्स टू 5 एट R बाई 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब मैंने क्या किया, इनिशियली ये जो सिस्टम था ये वैक्यूम के अंदर था। अब मैंने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे मीडियम के अंदर रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे गिवन में है 5, और डिस्टेंस भी मैंने कम कर दिया। अब जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास कितना, R बाय 5। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि नया फोर्स कितना होगा। तो बात को जरा गौर से समझो कि अगर मैं इनिशियल फोर्स की बात करूं F की, तो F कितना होगा कि Q1 Q2 या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखें, क्योंकि K ऑलरेडी हमको दे रखा है। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्योंकि वैक्यूम में था इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में जब मैं फोर्स लिखूंगा तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मीडियम का 5, वो भी आएगा, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन R, या फिर अभी के लिए हमको वैल्यू गिवन में है एप्सिलॉन R की कितनी, 5 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बाय 25। क्यों? क्योंकि R बाय 5 है तो 25 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो 5 1 जा 5 5 जा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, F। तो ये कितना आ जाएगा, 5F। Yes or no? So the correct answer of this question would be option number 2. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? 2 identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The string makes an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains the same if the density of the material of the sphere is 1.5 gram per centimeter cube. The dielectric constant of the water would be. बेसिकली सिचुएशन क्या है कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है और आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स है, और ये दो स्ट्रिंग से इस तरीके से लटके हुए हैं, और सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है थीटा। ठीक है भैया। अब इनिशियली ये इस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अगर मैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल पकड़ूं तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही होगी। वर्टिकल से जो एंगल होगा ये होगा थीटा बाय 2। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा ये भी मेरे पास थीटा बाय 2 होगा। तो ये बनेगा t cos
थीटा बाई 2 और इस तरफ आएगा टी साइन थीटा बाई 2। यस और नो? और इसके ऊपर ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? इसकी लेंथ मुझे गिवन में है क्या? लेट्स से इसकी लेंथ है L, तो ये हो जाएगा L, ये L तो ये L cos थीटा और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा L sin थीटा बाई 2। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2L sin थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और कुछ बात दे रखी है क्या? चार्ज द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा होगा, दैट वुड बी माय mg। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये हमारे पास जब वैक्यूम में रखा हुआ है तो ये सिचुएशन है। अब नेक्स्ट क्या बात बोली है? व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम। अगर मैं सेम सिस्टम को वाटर के अंदर सस्पेंड कर देता हूं तो मेरा जो एंगल है वो सेम रहेगा। तो ये एंगल जो बनेगा ये मेरे पास बनेगा थीटा बाई 2। तो मुझसे सवाल में क्या बात बोली है? इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस स्फीयर इज दिस, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होगा? अब बात को जरा गौर से समझो कि इस पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर डालने से क्या क्या होगा। दो चीजें होगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और दूसरा एक और फोर्स सिस्टम के अंदर आएगा, दैट इज माय बॉयंसी फोर्स। तो दोनों फोर्सेस को लगाते हैं और ये एंगल हमारे पास सेम ही है। तो इस डायरेक्शन में एक टेंशन T लग रही होगी, इस डायरेक्शन में एक लग रहा होगा ये थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा T साइन थीटा बाई 2। और वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा T कॉस थीटा बाई 2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में एक रो vg लग रहा होगा। और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा k q1 q2, या फिर k को नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ठीक है, और क्योंकि मीडियम में है तो एक एप्सिलॉन r भी आ जाएगा q1 q2 डिवाइडेड बाय, अब ये एंगल सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, दैट इज 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बात समझ आई? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि ये जो एप्सिलॉन r है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब बात को जरा गौर से समझो कि यहाँ पे हमने टेंशन T मानी तो यहाँ पे टेंशन कुछ और होगी ना, यहाँ पे टेंशन थोड़ी सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्सेस चेंज हुए हैं तो टेंशन भी हमारे पास चेंज होगी। यस और नो? चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेट करूं तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि T कॉस थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी mg के बराबर, और इस तरफ है मेरे पास T साइन थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी कितना? Fe के बराबर। यस और नो? अब सिमिलरली अगर मैं यहां पे इक्वेट करूं तो T1 कॉस थीटा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी mg माइनस रो vg के बराबर, और T1 साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये क्या बना? k q1 q2 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या ये मेरे पास Fe ही बना? तो क्या मैं इसको Fe डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी Fe डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। यहां से अगर आप tan थीटा बाई 2 निकालो तो ये कितना आएगा? Fe डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। mg को सिग्मा vg लिख सकता हूं, तो सिग्मा माइनस रो इंटू vg। ये मेरे पास tan थीटा बाई 2 आया। अगर मैं यहां से tan थीटा बाई 2 निकालूं
तो ये कितना आएगा, एफ ई डिवाइडेड बाय सिग्मा वी जी। दोनों मेरे पास इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, चीजों को सॉल्व कर लो। इस तरफ क्या आया, एफ ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर सिग्मा माइनस रो वी जी, इट शुड बी इक्वल्स टू एफ ई डिवाइडेड बाय सिग्मा वी जी। ठीक है, तो वी जी से वी जी गया, एफ ई से एफ ई गया, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई मेरे पास, ये कितनी आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो। सिग्मा मुझे दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.5 और रो होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इट इज इक्वल्स टू 3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है जब हम किसी लिक्विड के अंदर पेंडुलम को डुबोते हैं तो ये निकल के आता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप चीज़ों को सोच सकते हो और समझ सकते हो, अदरवाइज आपको ये पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, वैसे नहीं याद करने की जरूरत है, मैं तो सॉल्व करता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है ना, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल की तरह इसको ट्रीट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q एंड माइनस Q इज 2L। ये Q और माइनस Q, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2L। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस विल बी माई L एंड दिस विल ऑल्सो बी L। फिर क्या बात बोली है, एंड बिटवीन 2Q एंड माइनस 2Q इज 4L। इसके और इसके बीच में 4L है तो ये भी L हो जाएगा और ये भी मेरे पास L हो जाएगा। आगे क्या बात बोली है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O वुड बी। मतलब सेंटर से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री R डिस्टेंस दूर जाके P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मुझे ये बात पता है कि किसी भी एंगल के ऊपर जब मेरे पास डाइपोल मूवमेंट से कुछ एंगल बनता है, उस केस के अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला आता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यस और नो। अब इस केस में कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। तो क्या मैं इस केस के अंदर जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो होगा के पी डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल नहीं है, दो डाइपोल है। एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल माइनस 2q प्लस 2q। इस तरीके से मेरे पास दो डाइपोल है, तो दोनों डाइपोल के फॉर्मूले हमारे पास लगेंगे। एक और बात जो आपको नोट करने की है वो ये कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डाइपोल की बात करो तो जो फर्स्ट डाइपोल होगा उसका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा P1, और जो सेकंड डाइपोल होगा उसका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा P2। तो एंगल मेरे पास अलग अलग आएंगे। चलिए सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट कितना होगा। अच्छा, फिर अपन इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा मेरे पास अलग अलग आएगा। तो मैं जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं वो होगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलिए के कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। और cos थीटा फर्स्ट केस में डाइपोल मोमेंट ये, और जो मेरे पास R वेक्टर है वो इस तरफ है, तो जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री आएगा। तो मेरे पास cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इससे ये गया तो ये हो जाएगा 9QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 9। दिस इज माई V1। अगर मैं V2 निकालने का ट्राई करूं तो V2 मेरे पास कितना होगा। अब अगर इस केस में cos थीटा लिखता हूं तो cos 180 माइनस 60 डिग्री आएगा, और cos 180 माइनस 60 डिग्री कितना होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। यस और नो। तो V2 मेरे पास आएगा माइनस के पी cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री। के कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9
P मेरे पास कितना होगा 2Q इंटू 4L, 2Q इंटू 4L, और cos थीटा कितना होगा 1/2, यस और नो, और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही मेरे पास रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, इससे ये गया 9 की टर्म्स में अपन को आंसर चाहिए, नहीं QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के टर्म में हमको आंसर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 36, 36 QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9। अब ये जो आंसर है ये नेगेटिव के अंदर है, अल्फा QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 9, और मुझे ये बात पता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों डाइपोल की वजह से होगा, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल मैं कितना बोल दूंगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा -36 प्लस 9 इंटू QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9, तो ये कितना आ जाएगा एंड 36 26 एंड 27, तो -27 QL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9, और मुझे बोल रखा है कि इट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, टू चार्जेस Q and 3Q are separated by a distance r in the air. At a distance x from the charge Q, the resultant electric field is 0. तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हम ऑलरेडी एक बार इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। क्या बोला है कि Q है और 3Q है, तो दोनों मेरे पास पॉजिटिव है, तो किस पॉइंट के ऊपर, मतलब क्या बात पूछी है कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी Q, यहां से x डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे पास 0 है, तो मुझसे x की वैल्यू पूछी है। तो ये बात हम जानते हैं कि जब मेरे पास दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में 0 होगी, तो और x की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ Q1 दैट इज रूट ऑफ Q divided by root of Q1 that is root of Q plus root of Q2 which is root of 3Q into total distance, और डिस्टेंस मेरे पास कितना है r, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये कितना है r। चलिए, तो रूट Q से रूट Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा r डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3, तो r divided by 1 plus root 3 is our option number 3rd. I hope this question is clear to you. अदरवाइज कैसे करते, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, इस डायरेक्शन में दोनों को इक्वेट करते और आंसर आ जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ्स. The string makes an angle of 37 degree with each other when suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube. The angle remains same if the density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube. The dielectric constant of the liquid. Exactly ऐसा सवाल हमने सॉल्व किया है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने किया है। एक बार देखते हैं कहाँ गया वो सवाल, गया, ये रहा। इसमें मैंने आपको क्या बात बोली थी कि ये वाला फॉर्मूला अगर आप चाहो तो जब मेरे पास एंगल सेम रहेगा तो आप याद रख सकते हो। तो अगेन मेरे पास ये सवाल निकल के आया, तो मेरे पास हम सेम ही फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जो मेरे पास एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है, उस स्फेयर की डेंसिटी, और रो क्या है, उस लिक्विड की डेंसिटी जिसके अंदर हमने स्फेयर को रखा है। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस रो, रो कितना है 0.7, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आ जाएगा 2। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 2। आई होप
दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m moves in a circle of radius r around a infinitely long line charge of linear density lambda, then time period will be given as। तो टाइम पीरियड किस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। मेरे पास क्या सिचुएशन है कि एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है इस तरीके से, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे गिवन में है प्लस लैम्डा। तो ये इस तरीके से प्लस लैम्डा, इसके चारों तरफ एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो है -q और इसका जो मास है वो है m। और किस रेडियस के अंदर कर रहा है, जिस रेडियस के अंदर कर रहा है वो है r। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है, क्या बात पूछी है कि क्या बात पूछी है, क्या टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, अराउंड इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज और लीनियर चार्ज। ठीक है, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू। अब बात को जरा गौर से समझो कि मुझे ये बात पता है कि ये जो इनफाइनाइट चार्ज लीनियर चार्ज है मेरे पास, इसकी वजह से यहां से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। अब क्या इसके अंदर टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, और स्पीड चेंज नहीं होगी तो मैं ये बात बोल सकता हूं इट विल बी डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है QE है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि QE विल बी माय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं QE को mv² से, मतलब स्मॉल r है, इक्वेट कर सकता हूं क्या? इसके अंदर आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है r डिस्टेंस दूर, वो होती है 2k λ/r। तो ये कितनी हो जाएगी, Q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, इट इज इक्वल्स टू mv²/r। तो ये r से ये r गया, यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं कि v की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय m और इसका रूट। ये मेरे पास स्पीड होगी जिससे ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड बोले तो एक पूरा सर्कल करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम पीरियड मेरे पास हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय v। तो ये कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय v, और v की वैल्यू कितनी है, Q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय m। तो 2πr m 2k लैम्डा q, that is our option number 2। I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r वेरीज एज। अभी हमने देखा था कैसे वेरी करता है, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r², तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कोई भी एक जनरल पॉइंट बोला है, मतलब कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके से है और यहां से r डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा पे r डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तो वो होता है kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r²। So it will be inversely proportional to radius का square. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, an electric field is given by this, एक वेक्टर दे रखा है जो कि कांस्टेंट है। The electric flux through a surface of area 30 I cap meter square
lying in YZ plane in SI unit। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे रखा है और हमसे फ्लक्स पूछा है। तो बेसिक सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ए। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसीलिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, अगर वेरिएबल होती तो E डॉट डी ए लगा रहा होता। चलिए, E कितनी है, 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एरिया के साथ। एरिया कितना है, 30i कैप, तो ये कितना हो जाएगा 180। जो भी ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर, 180 न्यूटन मीटर। दिस वुड बी द फ्लक्स। आई होप, अरे मीटर क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वुड बी माय फ्लक्स। So the correct answer of this question would be 180, which is our option number 3rd. I hope this thing is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, an electron is moving under the influence of the electric field of a uniformly charged infinite plane sheet। कुछ नहीं बोल रखा है तो हम मानेंगे नॉन कंडक्टिंग शीट हमारे पास है, और एक शीट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मुझे गिवन में है सिग्मा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरे पास यूनिफॉर्म होगी। चलिए, क्या बात बोली, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लिख सकते हैं, कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या बात बोली है, द इलेक्ट्रॉन एट t इक्वल्स टू 0 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम s एंड हैज अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 पे सिचुएशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इससे 1 मीटर दूर है और इसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं शीट को फ्रंट से देखूं तो क्या ये शीट मेरे पास एक लाइन की तरह दिखाई देगी, तो अगर मैं फ्रंट एंगल देख रहा हूं तो t इक्वल्स टू 0 पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं यहां पे है और इसके पास जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे सवाल के अंदर ये बात नहीं गिवन में है कि ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है ये किस डायरेक्शन में है, इधर है या इधर है। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन में है। क्या बात गिवन में है, the maximum value of sigma if the electron strikes s at t equals to 1 second। मतलब कि t equals to 1 second बोले तो t equals to 0 पे यहां पे है, तो 1 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक कर जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मुझसे सवाल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा दे रखी है, इतनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बात अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस डायरेक्शन में है और कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसके ऊपर क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज सिग्मा ई डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर फोर्स लगेगा इतना तो क्या सिग्मा कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो फोर्स मेरे पास कांस्टेंट, और अगर फोर्स कांस्टेंट तो मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, और क्या टाइम कितना है 1 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है सिग्मा ई डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ई डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं तो कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। तो s कितना है 1, इट इज इक्वल्स टू u इंटू टी वुड बी 1,
प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ए कितना है सिग्मा ई डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखो तो इससे ये गया तो इस तरफ आ गया 0, इसका मतलब सिग्मा ई डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया मेरे पास 0, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में ना होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इसकी स्पीड होगी इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इस डायरेक्शन में अज्यूम करके चीजों को सोचते हैं, तो जो चेंज होगा वो ये होगा कि अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये -1 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला डायरेक्शन हमने नेगेटिव अज्यूम किया है, ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s कितना है मेरे पास 1 मीटर, अरे भैया इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे। इट इज इक्वल्स टू u कितना है -1, टाइम है 1 सेकेंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है सिग्मा e डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू t स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर। तो ये -1 आएगा, इस तरफ आएगा तो +1 होगा, 1 + 1 वुड बी 2, ये इस तरफ आएगा तो 4 बन जाएगा। तो 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा e डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 2 ज़ा 8, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय e। और मुझे सवाल के अंदर ये बात बोल रखी है, अच्छा यहाँ पे सॉरी एक्सेलरेशन में मास भी तो आएगा। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स लिखा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास भी तो आएगा m, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय मास, और यहाँ पे मास, और यहाँ पे मास। तो 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय e इंटू m, मास ऊपर जाएगा, ये मास यहाँ पे है, यहाँ पे m है, तो ये ऊपर जाएगा। 8 एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाय e, 8 एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाय e, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे बात समझ आई ना, कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये है, और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास होगा, तो सिग्मा e डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m। तो यहाँ पे भी एक m आएगा, लेकिन ठीक है इसका तो काम नहीं है, यहाँ पे ये m ऊपर जाएगा, तो 8m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय e वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है? 2 चार्जेस +5q एंड -2q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट्स 3a, 0 and -5a, 0 respectively. The flux through a sphere of radius 4a having center at origin is. Basically मेरे पास 2 चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस है? 5q एंड -2q। तो 5q तो रखा हुआ है 3a के ऊपर, और -2q रखा हुआ है -5a के ऊपर। और मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4a, बोले तो इस तरीके से एक स्फीयर है मेरे पास। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है इसकी रेडियस कितनी है? 4a। तो ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये 5a के ऊपर बैठा हुआ है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है? 5q। तो फ्लक्स हो जाएगा 5q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका मुझे एटॉमिक नंबर गिवन में है कितना? 50, और जो रेडियस है वो भी मुझे गिवन में है कितना? 9 × 10⁻³ -13 सेंटीमीटर इतना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी?
तो बात को जरा गौर से समझेंगे कि इस जो न्यूक्लियस होगा उसको हम एज अ स्फेयर समझ सकते हैं, और अगर स्फेयर समझ सकते हैं तो स्फेयर की सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। यस और नो? अब मुझे रेडियस पता है, ये मुझे पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। मेरा टारगेट है चार्ज निकालना। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स, और मुझे ये बात पता है कि ये दे रखा है Z विच इज माय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमको क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो इतने प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना होगा 50 इंटू चार्ज ऑन वन प्रोटोन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, तो नीचे जाएगा तो 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर -13, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 13। ये है सेंटीमीटर के अंदर, तो मीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब किसी से कुछ जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। ये 9 से ये 9 उड़ गया। यहाँ पे अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूँ तो एक 0 यहाँ पे आएगा, इस 0 से ये 0 गया, और क्या जा रहा है 10 टू द पावर 19 को उड़ा देते हैं। 13 प्लस 2 15, और यहाँ से कितना जाना चाहिए 4 जाना चाहिए, तो ये बचेगा 10 टू द पावर 5। 16 5 होता है 80 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट, और मुझे चाहिए किस फॉर्म में 10 टू द पावर 6 की फॉर्म में चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? 2 चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम्ब and +4 माइक्रोकूलम्ब are placed at the points this and this। तो मेरे पास 2 चार्जेस हैं। Let's say the first charge is -4 माइक्रोकूलम्ब, और ये कहाँ पे रखा हुआ है 1,0,4 के ऊपर। दूसरा चार्ज है मेरे पास 4 माइक्रोकूलम्ब, और ये कहाँ पे रखा हुआ है 2,-1,5 के ऊपर। फिर क्या बात बोली है? लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैप, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऊपर 100 जाएगा, तो ये आएगा 20 वोल्ट पर मीटर आई कैप। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है P क्रॉस E। तो टॉर्क हमारे पास होगा P क्रॉस E। तो सबसे पहले आपको डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा इस सवाल के अंदर। डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे? आपको ये बात पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है Q इंटू L, और यहाँ पे अगर आप इस L वेक्टर को लिखना चाहो तो ये कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 2 - 1 इज आई कैप, -1 - 0 इज -j कैप, 5 - 4 इज +1 k कैप। ये मेरे पास L वेक्टर होगा। तो क्या मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं कि P वेक्टर जो होगा वो होगा Q कितना है 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 इनटू आई कैप -j कैप +k कैप, और E वेक्टर हमको दे रखा है कितना 20 आई कैप। चलिए अब मुझे निकालना है P क्रॉस E, तो I J K, इसको कांस्टेंट मानते हुए थोड़ा बाहर ले रहा हूं, तो 4 बाय 10 की पावर 6, यहां पे क्या आ जाएगा 1 - 1 1, और E में आएगा 20 0 0। चलिए सबसे पहले आई कैप जब मैं रखूंगा तो ये 0 और ये 0, तो आई कैप के साथ तो आएगा 0। फिर -j कैप जब मैं रखूंगा तो ये कितना आएगा, ये 0 - 20,
तो सबसे पहली बात, इसको बाहर वाले को लिखते हैं 4/10⁶। चलिए माइनस जे कैप जब रखूंगा तो 0 - 20, तो -20 इंटू माइनस जे कैप। फिर के कैप को रखूंगा तो ये कितना होगा 0 एंड माइनस ऑफ -20 विच इज +20, तो +20 के कैप। ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा 4/10⁶। यहाँ पे क्या बनेगा 20 जे कैप प्लस 20 के कैप। इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा 20√2, तो इट विल बी 20√2। दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो ये मुझे किस फॉर्म में चाहिए, 8 अल्फा और 10⁻⁻5 की फॉर्म में चाहिए। तो ये गया, ये 10⁵, तो ये आ गया 8√2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। और यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, असर्शन रीजन टाइप का सवाल है। और असर्शन मुझे बोला है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या ही करूंगा मैं, है ना। बात समझ आ रही है ना ये, कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहां का पोटेंशियल है V और यहाँ का पोटेंशियल भी मेरे पास है V, और थ्रू आउट दी पाथ मेरे पास पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है मतलब डेल्टा V मेरे पास 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 0 तो फोर्स मेरे पास 0, और फोर्स मेरे पास 0 तो वर्क डन भी मेरे पास 0। इसी चीज को एक और तरीके से समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो एक कूलम्ब को यहां से यहां ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और एक कूलम्ब को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, कितने भी कूलम्ब को ले जाओ कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो असर्शन तो हमारे पास बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोला है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलोंग द पोटेंशियल सरफेस 0 होती है। मतलब कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट मैं अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस कर रहा हूं तो एंगल मेरे पास 90 डिग्री बनेगा। और अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा तो मेरे पास वर्क डन कितना होगा 0। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4th। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम्ब is placed at origin 0,0 meter of xy coordinate. 2 points P and Q are situated at √3, √3 and √6,0 meter respectively. The potential difference between P and Q would be. तो P और Q के बीच में मुझे बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है मेरे पास। लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। क्या बात बोली है कि एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से इस पॉइंट चार्ज को मैंने कहा Q, और Q की वैल्यू मुझे दे रखी है 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम्ब। ये है पॉइंट चार्ज जो कि ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है, और 2 पॉइंट्स मेरे पास है। पहला पॉइंट है P जो कि है √3, √3 के ऊपर, और दूसरा पॉइंट है Q √6,0 के ऊपर। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q कितना होगा। मतलब
Vp माइनस VQ कितना होगा, मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी। अब बात को जरा गौर से समझो कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो होगा ये वाला डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट √3, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये डिस्टेंस होगा √3 का स्क्वायर विच इज 3 प्लस √3 का स्क्वायर विच इज 3, इट इज इक्वल्स टू √6 मीटर। और अगर ये डिस्टेंस मेरे पास √6 मीटर आ गया तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है √6, यस और नो। माइनस Q पॉइंट के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास आ गया √6 मीटर। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि Q पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो भी मेरे पास KQ डिवाइडेड बाय √6 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a thin metallic wire having cross sectional area 10 to the power -4 meter square is used to make a ring of radius 30 centimeter। बेसिकली मेरे पास एक रिंग है जो कि बनी हुई है एक वायर से, और इस रिंग की जो रेडियस है वो मुझे गिवन में है कितनी 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बात बोली है, अ पॉजिटिव चार्ज 2 पाई कूलम्ब इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ इस तरीके से। और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया 2 पाई कूलम्ब। अब बात को जरा गौर से समझो कि अगर मैं इस वायर का लैम्डा निकालना चाहूं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो कितना होगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई R, यस और नो। Q कितना है 2 पाई कूलम्ब डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई गया, इससे ये गया, लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 10/3 कूलम्ब पर मीटर। ठीक है भैया, आगे क्या बात बोली है, while another positive charge 30 picocoulomb is kept at the center of the ring। यहां पे मैंने एक और चार्ज रख दिया, कितना चार्ज, लेट्स से इस चार्ज को मैंने बोला Q1, और Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30 पिकोकुलम्ब, दैट इज 30 × 10⁻⁻12 कुलम्ब। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है, द टेंशन इन द रिंग इज provided that the ring does not gets deformed and neglect the influence of gravity। तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि इस रिंग के अंदर टेंशन कितनी आएगी। तो टेंशन, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि टेंशन क्यों आएगी, यस और नो। कि भैया ना तो कोई फोर्सेस वर्सेस का कोई चक्कर है, टेंशन आएगी क्यों, टेंशन इसीलिए आएगी कि आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट लो, यहां पे dq चार्ज यहां पे लो, और उसको समझने की, उसको एनालाइज करने का ट्राई करो। है वो बिल्कुल छोटा सा dq चार्ज, मैं क्या कर रहा हूं ताकि आपको चीजें नजर आए, उसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा सेक्शन लिया, मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन लिया यहां पे कुछ इस तरीके से, और ये जो छोटा सा सेक्शन लिया, अगर सेक्शन छोटा है तो क्या ये एंगल भी मेरे पास छोटा होगा, तो ये जो एंगल है ये छोटा सा एंगल विच इज माय d थीटा, यस और नो। अब बात समझो कि क्या ये जो छोटी सी आर्क है हमारे पास यहाँ पे आई, क्या ये इस Q1 चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रही होगी क्या, बिल्कुल लगा रही होगी। एक छोटी सी आर्क, मतलब जो भी आर्क ऑफ द सर्कल है वो सेंटर के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है, और अगर सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे रखे हुए चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल लगना ही लगना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिंग का पार्ट है इसके ऊपर भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली जो भी फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। तो अगर ये रिंग इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो ये जो चार्ज है Q1 इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। यस और नो? अब मुझे सवाल के अंदर ये बात दे रखी है कि ये जो रिंग है अपना शेप चेंज नहीं कर रही है, फोर्स लगने के बावजूद भी अपना शेप चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स भी है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा आएगा? टेंशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। या फिर टेंशन कह लो या टेंशन का एक कंपोनेंट कह लो, किस तरीके से आएगा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे बात पूछूं कि बाकी वाला पार्ट इस छोटे से पार्ट के ऊपर कितनी टेंशन लगा रहा होगा, तो वो कैसे निकालोगे? उसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन का डायरेक्शन हमारे पास इधर होगा। इसी तरीके से इधर वाले पार्ट के ऊपर, इधर वाले एंड के ऊपर जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। अब अगर मैं यहां पे एक एंगल बाइसेक्टर बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, तो अगर ये कंप्लीट एंगल मेरे पास डी थीटा है तो क्या ये एंगल मेरे पास डी थीटा बाई 2 होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर आप गौर से देखो तो ये डी थीटा बाई 2, तो क्या ये भी मेरे पास डी थीटा बाई 2 होगा? और अगर ये डी थीटा बाई 2 होगा तो ये मेरे पास कितना होगा? क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा साइन कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इज टी साइन थीटा बाई 2, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इधर वाला कंपोनेंट इधर वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा और ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा, और इसी हिसाब से ये जो रिंग है अपने शेप को चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस अपने आप में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यस और नो? चलिए ये इधर वाला इधर को बैलेंस कर देगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अपवर्ड वाला देखते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट शुड बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2t साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। हमको ये बात पता है कि मुझे निकालना है इस रिंग के ऊपर ये चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। तो इससे अच्छा है मैं ये निकाल लूं कि ये जो रिंग है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट चार्ज मेरे पास रखा हुआ है इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही होगी। तो उसके लिए क्या करो, Q1 और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं? इट विल बी इक्वल्स टू Q1 इनटू इस इतने से पार्ट की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इनटू साइन ऑफ एंगल कितना है? डी थीटा, तो डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, इट शुड बी इक्वल्स टू 2t साइन डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला पता है। बात समझ आई कि एक आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये कौन सा फोर्स है? जो ये वाली रिंग इस चार्ज के ऊपर लगा रही होगी, और क्योंकि सारे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे होते हैं, तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रही होगी उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर भी लगा रहा होगा। मतलब सारे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है, जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएंगे, तो मेरे पास ऐसा सिस्टम बन रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकाला। बात समझ आई? चलिए ठीक है, तो अब तो सॉल्व करना है। किससे क्या जा रहा है उसको देख लेते हैं। ये 2 से ये 2 गया, साइन डी थीटा बाई 2 से साइन डी थीटा बाई 2 गया। मुझे निकालना है टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q1 k लैम्डा डिवाइडेड बाय r।
यस और नो, Q1 K लैम्डा डिवाइडेड बाय R। Q1 कितना है मेरे पास 30 इंटू 10 टू द पावर -12 और K कितना है, K मेरे पास है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और लैम्डा मेरे पास कितना है, निकाल लिया था हमने 10/3 और R मेरे पास कितना है 30 सेंटीमीटर विच इज 30 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 30 से ये 30 गया, 10 टू द पावर 9 10 और 2 12, इससे ये गया 3 1 जा 3 3 जा, तो टेंशन मेरे पास आ जाएगी 3 न्यूटन। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 3 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है,